हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और चैप्टर लेकर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है ब्रिटिश अराइवल से लेकर ब्रिटिश कैप्चरिंग ऑफ इंडिया। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग की हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट है क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ है। चलिए थोड़ा सा आपको पीछे का कुछ और बात बताते हैं। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और ये डिवीज़न करने के लिए उन्होंने स्कॉटलैंड से एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल को बुलाया था जिनका नाम जेम्स मिल था। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का उदय कहाँ से हुआ, बेसिकली वो कहाँ से उठे, कहाँ से आए और किस प्रकार इंडियन टेरिटरी को अपने कंट्रोल में किया। ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर दिख रहा होगा मैप में कि ये ब्रिटिश लोग 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना और क्वीन एलिजाबेथ ने एक मोनोपोली ग्रांट कर दिया ओवर ट्रेड। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब सिर्फ हम। तो मोनोपोली किस चीज़ का था कि यहाँ से ये यूनाइटेड किंगडम का आप लोग को दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप में यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है, ब्रिटिश कहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ पर है, तो वही है यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल इस जगह पर यूनाइटेड किंगडम है। और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ से सिर्फ एक ही कंपनी निकलेगी, वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं होगी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सी रूट से ऐसे करते हुए इंडिया में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसी टॉपिक कहीं कि 1600 में कंपनी बनी, बस 15 साल लगे इनको मुग़ल एम्परर जहांगीर को पटाने में बोल सकते हो, या फिर उनको पता नहीं ऐसा क्या उन पर जादू किया कि उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दिया कि ट्रेडिंग पोस्ट और बने ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन दे दिया, और साथ ही साथ जगह भी देने का परमिशन दे दिया कि भाई आप अपना फैक्ट्री और फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स हमारे इंडिया में बना सकते हो। रीज़न था कि जहांगीर, ये लोग वैसे भी भारत पर राज ही कर रहे थे, इनको कोई मतलब था नहीं, बस देश को लूटने के अलावा इनके पास कोई मकसद नहीं था। चलिए इनको परमिशन मिल गया फैक्ट्री और फोर्टिफाइड सेटलमेंट का। फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब होता है किलाबंदी करके किला बनाना, और किला में हर वो मैंने आर्मी से लेकर अपने हथियार से लेकर ये सारा चीज़ वहाँ पर रखना, ताकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो भविष्य में लड़ाई कर सके किसी के भी साथ। तो इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट के आसपास में पूरा का पूरा किलाबंदी बना के रखा, और साथ ही साथ इन लोगों ने प्रेसिडेंशियल टाउन बनाया। प्रेसिडेंशियल टाउन 1684 में मद्रास में बनाया, 87 में बॉम्बे बनाया और 99 में कलकत्ता में बनाया। ये 3 जगह अपना प्रेसिडेंशियल टाउन बनाया, और साथ ही साथ इन टाउन्स में इन लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी स्टार्ट कर दिया। ये तीनों हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अगर इंडिया के मैप को ठीक ढंग से देखें तो मद्रास साउथ में है, बॉम्बे बीच में है, इधर वेस्ट साइड में है, और कलकत्ता ईस्ट साइड में है। इस तरीके से इन लोगों ने 3 एरिया पर अपना कंट्रोल किया। इंडिया के 3 बहुत ही मेजर पार्ट पर अपना कंट्रोल किया, और वहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर स्टार्ट कर दिया। चलिए इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ यहाँ पर हम लोग वो चीज़ देखेंगे। पहला प्रॉब्लम हुआ कि भाई सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं थे इंडिया में ट्रेडिंग करने वाले, और भी बहुत सारे लोग थे, फ्रेंच थे, पोर्टुगीज़ थे, डच थे। तो ये लोग इनके बहुत बड़े राइवल्स बने, कॉम्पिटिटर्स बने। तो इन लोगों ने कंपटीशन से हटाने के लिए, चूँकि फ्रेंच और पोर्टुगीज़ एक छोटी सी जगह गोवा तक ही रह गए, ये जितने भी पोर्टुगीज़ थे वो गोवा तक, यहाँ पर गोवा है, गोवा तक ही सीमित रह गया, गोवा के आगे बढ़े ही नहीं। लेकिन ये जो फ्रेंच के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, ये लोग मैसूर तक बहुत अच्छा इनका पकड़ था, और टीपू सुल्तान के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन था। तो लेकिन अब सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स लोग को ट्रेड करना है, और इंडिया में पूरा का पूरा ट्रेड उन्हें ही करना है, क्योंकि उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत बड़े थे। तो फ्यूचर प्लान्स को पूरा करने के लिए इन लोगों को ट्रेडिंग करना था। तो इसलिए इन लोगों ने सीधी अब ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम 1746 टू 63 ट्रेड वॉर, मतलब ट्रेड का मतलब था व्यापार। व्यापार को बढ़ाने के लिए जो वॉर किया जाता है उसको ट्रेड वॉर कहते हैं। ये ज़्यादातर समुद्र में ही लड़ा गया। यहाँ पर फ्रांस से जोसेफ डुप्लेक्स थे रिप्रेजेंट करने वाले, और ब्रिटिश से रॉबर्ट क्लाइव थे।
इनमें ब्रिटिशर्स जीत गए। बेसिकली यहाँ पर क्या होता था, ये अगर आप लोग ये मैप देखोगे, ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, इस जगह पर अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना रखा था, इस जगह पर बना रखा था, इस जगह पर बना रखा था। मैंने जब भी जहाज़ यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ जाना होगा, जहाँ भी दूसरे कंट्री का जहाज़ मिलता था उसको ये लोग मार के डुबा देते थे। इस तरीके से इन लोगों ने पूरे इंडिया में ट्रेडिंग करने का पूरा भाई सारा मतलब जिम्मेदारी अकेले ही ले लिया कि दूसरे किसी कंट्री को ट्रेडिंग करने नहीं देंगे। और इसी के साथ साथ ब्रिटिश क्या करते थे, जो भी जगह जीतते थे वहाँ पर अपना फोर्टिफिकेशन शुरू करते थे। फोर्ट का मतलब किला होता है, फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी शुरू कर देते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इन लोगों ने इंडिया में फर्स्ट जो लड़ाई लड़ी थी वो 1757 में प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी होता है, ये बंगाल का एक एरिया है, दिख रहा होगा प्लासी, यहाँ पर लड़ी थी। और इसमें इन लोगों ने जो बंगाल के नवाब थे उनके अगेंस्ट में लड़ा था, वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल नवाब था, मगर वो फिर भी हार गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, इसने अपने नवाब को बिट्रे किया था, धोखा दिया था, अपने नवाब को ही धोखा दे दिया था और ये अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था। इसीलिए इस वजह से ये बैटल मैंने सिराजुद्दौला ब्रिटिश के साथ जो बैटल हुआ वो हार गया। Here the British defeated the Nawab and Clive was made the Governor General of Bengal. Now Mir Jafar became the Nawab of Bengal. Power remains under British and Nawab was acting just a puppet. मतलब मीर जाफ़र को बोला गया कि भाई नवाब सिराजुद्दौला को जगह से हटाओ, तुमको नवाब बना देंगे। ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल नवाब उनको बनाया, लेकिन सारा का सारा पैसा और पावर ब्रिटिश के अंडर में रहा। नवाब को सिर्फ एज ए पपेट की तरह इस्तेमाल करके गद्दी पर बैठा दिया गया था। तो ये नवाब ने ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया, मीर जाफ़र ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया, और मीर जाफ़र क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाया। इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की वजह से क्या हुआ, मीर जाफ़र को गद्दी से उतार दिया गया और एक और उन्हीं के रिलेटिव थे मीर कासिम, उसको गद्दी पर बैठा दिया गया। तो उसको गद्दी पर बैठाने का सबसे पहला रीज़न क्या हुआ, मीर कासिम भी अपोज करने लगा। जाहिर सी बात है, आप पपेट की तरह कितना बनो, कितने दिन रहोगे, आपके पास ना तो पैसा मिलेगा, ना पैसा का हिसाब मिलेगा, ना पावर मिलेगा, तो नवाब बनने का कोई फ़ायदा नहीं, झूठ मूठ का उस गद्दी पर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, बिना पावर का गद्दी पर बैठना यूज़लेस है। तो ये सोचकर मीर कासिम ने भी यही सोचकर आवाज़ उठाया था। हम लोग इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। और इसी के वजह से 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को वापस ला दिया। तो मीर कासिम को लगा कि नहीं अब गड़बड़ हो रहा है, तो उसने क्या किया, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये लोग तीनों मिलकर लड़ाई किए। ये तीनों मिल के लड़ाई लड़े और तीनों मिल के लड़ाई लड़ने के ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़े। लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स लोग जीत गए, क्योंकि सबसे पहली बात है ब्रिटिशर्स लोग के पास बहुत ही डेवलप्ड आर्म था, उनका वेपन्स बहुत डेवलप था, उनका जो आर्मी था वो बहुत ही यूनिक तरीके से लड़ती थी, उनका लड़ने का जो वॉरफेयर मेथड था वो बहुत डेवलप था, जो नवाबों के पास नहीं था। ये लोग अभी भी ओल्ड टेक्निक, ओल्ड मेथड से ही लड़ रहे थे। तो यहाँ पर फिर से मीर जाफ़र को वापस थ्रोन पर लाया गया, वापस गद्दी पर लाया गया। तो बेसिकली ये चीज़ देखेंगे कि ये जो दो लड़ाई लड़ी गई, एक प्लासी का लड़ाई 1757 में एंड बक्सर का लड़ाई, ये बिहार के एरिया में आता है। ये दो लड़ाई ने बेसिकली ब्रिटिशर्स को पूरे मतलब इंडिया में एक बहुत ही मजबूती से पैर जमाने का मौका दिया, क्योंकि ये दो लड़ाई ने प्रूव कर दिया कि अब कोई राजा हो अगर कोशिश करके देख सकता है। जब इतने बड़े बड़े राजा, इतने पावरफुल राजा हार गए, तो बाकी छोटे मोटे राजा तो जाहिर सी बात है खड़े होने का कोशिश भी नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो इन लोगों ने ये दो लड़ाई लड़ी। तो इसके पीछे एक ही चीज़ था कि ब्रिटिशर्स लोग जो भी आज कर रहे हैं इसकी प्लानिंग वो लोग बहुत पहले करके बैठ चुके होते हैं, और प्लानिंग के हिसाब से ये लोग काम करते हैं, जो हमारे इंडियन किंग्स ये लोग नहीं करते हैं। चलिए, ये इसीलिए क्वेश्चंस भी आता है कि 1757 का बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर किस तरीके से ब्रिटिशर्स को इंडिया में इतना मजबूत जगह कैसे दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स को इंडिया में मजबूत जगह इसलिए दिया क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर
लड़ने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी स्थिति को, अपने पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, बिहार भी एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में होता था और ये बहुत पावरफुल भी थे। जब ये लोग ब्रिटिशर्स के आगे हार गए तो बाकी जो छोटे मोटे राज्य हैं वो तो जाहिर सी बात है कभी भी अगेंस्ट में खड़ा होने की हिम्मत करेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स लोगों का ये जो पॉलिसी था बहुत अच्छे से काम आया। अब इन लोगों ने क्या किया, पूरे इंडिया में धीरे धीरे अपना कब्जा शुरू किया। कैसे? पहले पलासी में लड़के बंगाल को कंट्रोल में किया, फिर बिहार को कंट्रोल किया बक्सर से। अब इन लोगों ने 1766 से 1799 में एंग्लो मैसूर वार किए। मतलब मैसूर वार मतलब ये है, मैसूर कर्नाटक का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैव फॉट 4 बैटल्स। पहले हैदर अली मरे, उसके बाद टीपू सुल्तान उनके बेटे थे, इन्होंने अपने फाइट को जारी कंटिन्यू रखा। लेकिन 4th बैटल जब हुआ सेरिंगपट्टनम में 1799 में, यहाँ पर टीपू सुल्तान मारा गया और ब्रिटिशर्स ने मैसूर को अपने कंट्रोल में कर लिया। चूँकि मैसूर को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत बड़ा बात था, चूँकि ये पूरे साउथ इंडिया में मैसूर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल था। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली जितने भी बाकी छोटे बड़े रियासत थे मैसूर के अंडर में ही थे। तो एक बार अगर मैसूर को जीत गया तो बाकी छोटे बड़े सारे जो भी रीजनल एम्पायर्स है वो तो ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में आ गए। तो ये ब्रिटिशर्स का प्लान था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब इन लोगों ने 1775 से 1880 तक एंग्लो मराठा वार किया। ये दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर है, मराठा लोग का एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन इन लोगों ने मराठा के साथ लड़ा और मराठा को हराया और पूरा का पूरा महाराष्ट्र से जितना दूर तक का नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, जितना भी इनका कंट्रोल था, मतलब छत्तीसगढ़ अभी जो प्रेजेंट में है ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, गुजरात है, नीचे का महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तो था ही, साथ में कर्नाटक का कुछ पार्ट, ऊपर उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, ये सारा मराठाओं के अंडर में था। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इनको अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मराठाओं में सबसे बड़ा कमी था कि मराठाओं आपस में उनके बीच में यूनिटी था ही नहीं। वो एक दूसरे के साथ भी लड़ते थे, जिस वजह से वो लोग बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और पूरा का पूरा मराठा के अंडर में जितने एरिया थे सारा का सारा को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने टारगेट किया सिखों को। ये पंजाब वाले एरिया में आते हैं, तो 1845 से 49 में 4 साल के अंदर पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा के एरिया को जीत लिया। फाइट अगेंस्ट यहाँ पर वॉर कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह, लड़ा इन्होंने, 4 साल लगा, बट वो इनके बीच में भी प्रॉब्लम ही था कि जितने भी सिख रूलर्स थे उनके अंदर, उनके बीच में यूनिटी की कमी थी। घुमा फिरा के हर क्वेश्चन का एक ही जवाब आता है कि इंडियन रूलर्स, रीजनल रूलर्स जितने भी थे वो सारे आपस में यूनिटी को लैक करते थे, जिस वजह से ब्रिटिशर्स लोग इस फ़ायदा को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया और वो लोग कंट्रोल करते चले गए। इसके बाद इन लोगों ने बेसिकली बहुत मतलब एक रूल ही अलग कर दिया। इन लोगों ने ये 2 पॉलिसी लेकर आए इंडिया में। 1798 से 1805 में सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लाए, इसको रिचर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे, एंड दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको डलहौजी लेकर आए थे। ये 2 पॉलिसी ने इंडिया को पूरी तरीके से, मतलब हम बोल सकते हैं शोषण किया, मतलब एक्सप्लॉइट कर दिया, लोगों का जीना हराम हो गया। अब ज़रा इस पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई कोई भी इंडियन रूलर्स अपना आर्मी नहीं रख सकता है, साफ बात। और इसके पीछे ब्रिटिशर्स का कारण क्या था कि भाई अगर तुम अपना आर्मी बनाओगे तो तुम अपने आसपास के दूसरे रीजनल किंगडम्स के ऊपर हमला करोगे और इससे अशांति होगी। नहीं, तुम लोग को अपना आर्मी बनाना ही नहीं है, हम लोग को कंट्री में शांति चाहिए, ये इनका बहाना था। अल्टीमेटली आर्मी नहीं बनाने देने से राजा लोग कमज़ोर हो जाएंगे, और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो सीधी सी बात है हम जो बोलेंगे वो सुनेंगे। इनका पॉलिसी ब्रिटिशर्स लोग का बहुत बढ़िया था, बहुत ही पावरफुल था। तो जस्ट हम लोग ज़रा डिस्कस कर रहे थे सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या करता है कि इंडियन रूलर्स हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप, मतलब इंडियन रूलर्स के पास जो भी आर्मी, सैनिक जो भी होगा वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया होगा और उसके बदले में ब्रिटिशर्स को उसको रखने का चार्ज देना होगा। इंडियन रूलर्स कुड नॉट फाइट वॉर विथ ईच अदर,
इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने बंद करवाया कि भाई तुम अपने आसपास के किसी भी राजा के ऊपर हमला या फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस किंगडम को भी प्रोटेक्शन ब्रिटिश ही दे रहे थे। मतलब अगर कोई भी राजा है, कोई भी कहीं का भी हो, अपना आर्मी बना नहीं सकता है, अगर आर्मी चाहिए तो ब्रिटिशर्स लोग सप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा। ऑल द एक्सपेंसेस मेंटेन्ड बाय द लोकल रूलर। आ गया। नाउ इंडियन रूलर्स कुड नॉट हैव देयर ओन आर्मी। साफ बात है, इसमें तो उतना बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं आपको और बताता हूँ कि सब्सिडी अलायंस पॉलिसी का और भी क्या क्या फंडा था। सब्सिडी अलायंस पॉलिसी का एक और फंडा था कि अगर कोई भी राजा समय के हिसाब से रेवेन्यू पे नहीं कर पाता है तो उसका एक टेरिटरी का एक पार्ट, उसके राज्य का एक हिस्सा एज ए पेनल्टी ब्रिटिशर्स लोग अपने खजाने में जमा कर लेंगे। भाई तुम पे टैक्स पे नहीं कर पाए तो तुम्हारे राज्य का ये वाला एरिया मेरे अंडर में आ गया। इस तरीके से उन लोगों ने ये सारा मैंने पॉलिसी को रचा। सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के थ्रू इन लोगों ने अवध को सबसे पहले अपने कंट्रोल में किया, और भी बहुत सारे जगह थे जिनको इन लोगों ने कंट्रोल किया, लेकिन पहला अवध था। अवध बहुत बड़ा एरिया था। चलिए नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये पॉलिसी क्या था। ब्रिटिशर्स ने लोगों ने जो हम इंडिया पे इस पॉलिसी को यूज़ करके अपना बेनिफिट कमाया। ये पॉलिसी का मतलब था कि भाई अगर कोई राजा का अपना कोई पुत्र संतान नहीं है तो ब्रिटिशर्स लोग किसी उसके अडॉप्टेड सन या और किसी को भी उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानेगी। अगर आपका अपना पुत्र नहीं है तो कोई उस राज्य का राजा नहीं है, और वो आपका जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। ये उन लोगों ने किया था। तो ये डलहौजी लेकर आया था ये पॉलिसी। इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर। हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अगर बिना उत्तराधिकारी का मरता है तो टेरिटरी वुड बी अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। बस तो इसी पॉलिसी को यूज़ करके सतारा, नागपुर, झांसी, ये सब एरिया को अपने कब्जे में किया गया। हम लोग जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उनके पति के मरने के बाद झांसी का माने रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई पुत्र संतान नहीं था। उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था, तो ब्रिटिशर्स ने उसको उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने से मना कर दिया, और इसी के अगेंस्ट में रानी लक्ष्मीबाई मैदान में उतरी, लोगों से लड़ी, ब्रिटिशर्स से लोहा लिया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। अल्टीमेटली झांसी ब्रिटिशर्स के अंडर में आ ही गया। फिर भी उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ा। हम लोग देखेंगे, जस्ट ये देखिए, सबसे पहले ब्रिटिशर्स लोग ने धीरे धीरे किस तरीके से ट्रेडिंग का परमिशन लिया और फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाना शुरू किया, किलाबंदी करना शुरू किया। उसके बाद ट्रेड वार करके फ्रांस को रास्ते से हटा दिया। अब इसके बाद प्लासी का लड़ाई लड़के बंगाल एरिया को कब्जे में किया, बक्सर का लड़ाई लड़के बिहार को कब्जे में किया। इस तरीके से ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर एंग्लो मैसूर वार करके कर्नाटक को अपने कंट्रोल में किया। फिर मराठा वार करके मराठाओं का सारा जो भी क्षेत्र था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। और लास्ट में पंजाब वाला एरिया जो था हाईली प्रोडक्टिव एरिया, इस जगह पर भी इन लोगों ने सिख वॉर करके, एंग्लो सिख वॉर करके 85 से 89 49 तक 45 से 49 तक में पूरा उस एरिया को कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब है अब तक साउथ इंडिया से लेकर पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक को ये सारा एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। अब इन लोगों ने जब एरिया इनके अंडर आ गया तो इन लोगों ने दो पॉलिसी लगाए। एक है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ये पॉलिसी के तहत इन लोगों ने जगहों पर अपना कब्जा करना शुरू किया। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब इन लोगों ने, चूँकि ब्रिटिशर्स का एरिया बढ़ गया था तो ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना शुरू किए थे। तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही यूनिक था। इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये लोग हर काम को एक सिस्टम के रूप से करते हैं। हम लोग समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग उस सिस्टम की स्टडी करेंगे कि आखिर इन लोगों ने कौन से सिस्टम को अप्लाई किया। सबसे पहले इन लोगों ने सिविल सर्विस स्टार्ट किया, आर्मी स्टार्ट किया, पुलिस स्टार्ट किया और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया। तो ये चारों सिस्टम के अंडर में क्या क्या हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। सिविल सर्विस में क्या हुआ, ये कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे इंडियन सिविल सर्विस। इसमें सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे और चार्टर एक्ट एक 1853 में एक्ट लाया गया। इसमें यह डिसाइड किया कि भाई इंडियंस भी इस एग्ज़ाम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हायर पोस्ट सारे ब्रिटिशर्स के लिए फिक्स थे। अब मैं बता दूं, यहाँ पर एक महान हस्ती का नाम आता है, वो थे हमारे ग्रेट नेशनल लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सच में जो ओरिजिनल नेता थे,
इन्होंने, ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस को क्रैक किया था, और बहुत ही कम उम्र में क्रैक किया था, क्योंकि वो बॉर्न इंटेलिजेंट थे। वो एक लेजेंड थे सबके लिए। गांधी जी, नेहरू, इन सब इनके आगे, इनके मैंने सुभाष चंद्र बोस के आगे इन लोगों का जो प्रतिमा है बहुत छोटा है। क्योंकि ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ लाए गए कि ब्रिटिशर्स लोगों ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, देश से निकाल दिया गया। अल्टीमेटली देश से बाहर जाकर भी इंडिया को हेल्प करने का इन्होंने कोशिश किया, आर्मी बनाया, जापान से मदद लिया, जर्मनी से मदद लिया। फिर भी कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको देश में आने नहीं दिया गया। ये हम लोग किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग अभी यहाँ सीख रहे हैं कि भाई इंडिया पे कंट्रोल करने के बाद ब्रिटिशर्स लोगों ने अपना कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया। फर्स्ट सिविल सर्विस स्टार्ट किया, सेकंड आर्मी स्टार्ट किया। इसमें सेपॉयज़ लोग को भर्ती किया जाने लगा। तो सेपॉयज़ हमेशा लोअर पोस्ट में ही होते थे, इनको कैंटोनमेंट्स में रहना पड़ता था, और कभी कभी इनको बाहर भी जाना होता था, देश से बाहर लड़ाई करने के लिए। एंड दे हैव नो और लेस प्रमोशन। जाहिर सी बात है, जो सेपॉयज़ के रूप में भर्ती हुए वो सेपॉयज़ ही रह जाएंगे, इनको प्रमोशन का चांसेस बहुत कम था। ये ऊंचे जो पोस्ट ब्रिटिशर्स के लिए ही फिक्स था। इनकी सैलरी बहुत कम थी, और इनको ये ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहते थे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है पुलिस। आर्मी तो रखा ही गया बाहर के लिए, अब देश के अंदर कंट्रोल करने के लिए पुलिस की सेवा शुरू की गई। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस स्टेशंस एंड ईच थाना वॉज हेडेड बाई ए दारोगा और हेड कांस्टेबल। इनका ये जो मेथड था कि भाई इंटरनली कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हर जगह स्टेशंस बनाए गए, पुलिस स्टेशन जिसको कहते हैं, और हर थाना में एक दारोगा और एक हेड कांस्टेबल डाला गया, जो डायरेक्ट एसपी को रिपोर्ट करेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने शुरुआत किया। नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम। अब ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या अडॉप्ट किया? रूल टू लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन लोगों ने एक जुडिशियल सिस्टम में ये पॉलिसी अडॉप्ट किया कि भाई कानून का नियम होगा, और इक्वालिटी बिफोर लॉ का सब कानून के आगे बराबर होंगे। इसके तहत अदालत खोले गए। कोर्ट्स वेर मेड एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तीनों जगह पर कोर्ट्स खोले गए, और लोकल लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, रजिस्ट्रार कोर्ट था, और सबऑर्डिनेट कोर्ट था। हाँ, साथ ही साथ अपील सिस्टम भी था। अगर आपको यहाँ पर संतुष्टि नहीं हो तो आप अपने से ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये उनका अधिकार था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स लोगों का लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। ये इतना दूर तक आने के बाद इन लोगों ने अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाए। तो ये ड्राइंग दिख रहा होगा। पहले हम लोग ज़रा चर्चा करेंगे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेसिकली 3 तरीके से थे। एक थे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, दूसरा रैयतवारी सिस्टम, और तीसरा महालवारी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल में क्या था? ये बेसिकली बंगाल को यहाँ पर ये रूल लाया गया, और पूरा का पूरा बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया गया। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन उड़ीसा, बिहार, वाराणसी, ये सब जगह पर इस पॉलिसी को यूज़ किया गया। ज़मींदार्स हैव नो ऑनरशिप ऑफ लैंड। यहाँ पर इनको कहा गया कि ज़मींदार का उस लैंड पर कोई ऑनरशिप नहीं होगा, मालिकाना हक नहीं होगा। ओनली टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल। इनका हक यही हुआ कि लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। अगेन ज़मींदार हैव टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिगार्डलेस इन द यील्ड ऑफ लैंड। अब ज़मींदार लोगों का रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि साथ ही साथ कि मान लो फसल अगर ख़राब भी हुआ तो भी आपको वो रेवेन्यू देना होगा, और अगर फसल अच्छा हुआ तो भी आपको उतना ही रेवेन्यू देना होगा, उससे जितना ज़्यादा आएगा वो आपका कमाई। इस तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया। एंड अमाउंट हैज़ टू पे ऑन फिक्स डेट एंड अदरवाइज लैंड शिफ्टेड टू अदर्स। परमानेंट सेटलमेंट एक तरह का एग्रीमेंट था जो गांव के किसी ज़मींदार या बड़े आदमी को दिया जाता था। उनका काम होता था लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस जमा करना, ये उनका मेन काम था। इस तरीके से इन लोगों ने पूरे बंगाल एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट है रैयतवारी सिस्टम। ये 1820 में लाया गया। रैयतवारी सिस्टम बेसिकली ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एरिया में शुरू किया गया। ये जो ऑरेंज कलर का है ये इस जगह पर, ये रहा बॉम्बे, और इस साइड ये मद्रास वाला एरिया है, इस जगह पर इसको लागू किया गया। इसमें क्या होता था, रैयत जिसको हम लोग कल्टीवेटर्स करते हैं, जो बेसिकली खेत में काम करते हैं, उनको रैयत बनाया गया, उनको लैंड का ऑनर बनाया गया, और पेड हाफ ऑफ द अर्निंग एज ए टैक्स टू ब्रिटिश। उनको बताया गया कि भाई ज़मीन का मालिक तुम है, तुम किसी को जमींदार वगैरह को देने की ज़रूरत नहीं,
तुम जो भी उगाओगे उसका हाफ ब्रिटिश को पे करोगे। और साथ ही साथ टैक्स वाज रिवाइज्ड आफ्टर 20 ईयर्स, बोलेगा कि 20 साल तक एक ही नियम चलेगा, 20 साल के बाद देखा जाएगा कि नियम बदलना है कि नहीं बदलना है। इफ़ द टैक्स फेल्ड रैयत गिवन टू अदर्स, यहाँ पर जो लोग काम करते थे उनके साथ बहुत हिसाब से रखा गया कि अगर आप टैक्स फेल करते हो डेट से चाहे अमाउंट से, तो भाई ये जो रैयतवारी सिस्टम का जो हम लोग किसी को दे रहे हैं वो तुमसे छीन किसी और को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है महालवारी सिस्टम। ये 1833 में लाया गया। ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ये महालवारी सिस्टम है। इस सिस्टम के अंडर में क्या होता था, ये पंजाब और नॉर्थ वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा होता था। नाउ वन लैंड लॉर्ड हेड वॉज चूजन टू रिप्रेजेंट द विलेज। उस विलेज एरिया से एक लैंड लॉर्ड को चूज किया जाता था, उसको उस जगह का महाल बना दिया जाता था। एक महाल एक पोस्ट है कि भाई इस एरिया का क्रॉप का प्रोडक्शन तुम देखोगे और सारा प्रोडक्शन का हिसाब किताब हमको करोगे। जो लॉर्ड होते थे या हेड होते थे उनका ड्यूटी होता था टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द विलेज टू द कलेक्टर और लंबरदार। लंबरदार एक वर्ड दिया गया कि भाई वो टैक्स कलेक्ट करेगा और वो ब्रिटिशर्स को पहुंचा देगा। टैक्स वॉज फिक्स्ड एंड रिवाइज्ड आफ्टर टाइम इंटरवल। टैक्स बिल्कुल फिक्स था और समय के साथ वो टैक्स बढ़ाने के लिए रखा भी गया था। ये दिख सकता है, ये फिगर देख सकते हो कि ये जो फिगर है, ये फिगर में किस तरीके से पता चल रहा है कि ये जो लैंड पॉलिसी था, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, रैयतवारी सिस्टम ये पंजाब वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में रैयतवारी सिस्टम, और महालवारी सिस्टम ये बिल्कुल ये दिख रहा होगा सेंट्रल इंडिया हो गया, इस तरफ हो गया। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग ये पॉलिसीज़ को यूज़ करके अल्टीमेटली ये जितना भी पॉलिसी लाया गया, इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स को अच्छी तरह पता था कि इंडियंस इस पॉलिसी को ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे अल्टीमेटली पूरा का उनका जो टेरिटरी है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लड़ाई जीतने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और उसके बाद लैंड रेवेन्यू कनेक्शन का जो धंधा था इन लोगों ने ये स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट है, अब ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या क्या पॉलिसी को अपनाए, हम लोग उन पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिशर्स का पॉलिसी क्या था, ब्रिटिशर्स लोगों ने अब क्या किया, फोर्स्ड फार्मिंग करना शुरू किया। फोर्स्ड फार्मिंग का मतलब है ज़बरदस्ती उगवाना शुरू किया। जो ब्रिटिश बोलेगी वही आपको उगाना होगा, अदरवाइज डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आपको परेशान किया जाएगा और आपको वो जगह छोड़ के जाना होगा। नाउ टू ग्रो कमर्शियल कॉटन क्रॉप, जूट, इंडिगो, ये इन लोगों ने ये प्लांटेशन करना स्टार्ट किया। क्रॉप टी, कॉफ़ी, रबर, ये सारी चीज़ों का उत्पादन शुरू किया। एंड दिस रिजल्ट इन सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। जाहिर सी बात है, किसानों से ज़बरदस्ती कॉटन, इंडिगो जिसको नील कहते हैं, जूट, ये सब उगाने के लिए मजबूर किया गया और ये लोग धान उगाना शुरू, माने फॉडर बोल रहे हैं, जो भी इनका फूड ग्रेन्स था, फूड ग्रेन्स को उगाने के लिए मना करवा दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जो मेरे पास स्टॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो इस समय जो एक अकाल पड़ा था, वो भयंकर वाला अकाल था, वो इसी वजह से था कि भाई ब्रिटिशर्स लोगों ने ज़बरदस्ती अपना कैश क्रॉप उगवाया लोगों से, और लोगों ने खाना नहीं उगाया, ग्रेन्स नहीं उगाया, फूड ग्रेन्स नहीं उगाया अपने लिए जिसको वो खाते थे। नाउ अब इसका एक रिजल्ट क्या हुआ, फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड लॉस्ट ऑफ लाइफ्स इन मिलियन। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भूखमरी के चलते मिलियंस लोग मरे और बहुत भयंकर अकाल पड़ा। और इसी से पीजेंट रिवेलियन स्टार्ट हुआ जो 1859 में स्टार्ट हुआ। पूरे कंट्री में पीजेंट्स लोगों ने रिबेल करना स्टार्ट किया, और जिसमें सबसे पहले इंडिगो रिबेल स्टार्ट हुआ ये बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में। और इस तरीके से धीरे धीरे ये रिवोल्ट धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैला, और पूरे कंट्री के लोगों ने जितना दूर तक समझा, जिसको जो समझ में आया वो साथ दिया। इसीलिए 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट तो हुआ, मगर वो किसी न किसी रीज़न से फेल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे लोग, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।